हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 910 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैथ्यू आर्नल्ड का जो साहित्य सिद्धांत है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैथ्यू आर्नल्ड स्वयं एक कवि, निबंधकार एवं आलोचक हैं। मैथ्यू आर्नल्ड जो है वह क्या है? स्वयं एक कवि हैं, निबंधकार है एवं आलोचक थे, किंतु उनका महत्व उनके साहित्य संबंधी चिंतन के कारण ही अधिक है। लेकिन उनका जो महत्व है किस आधार पर है? तो साहित्य संबंधी चिंतन के कारण उनका अधिक महत्व है। कवि की अपेक्षा उनका आलोचना रूप ही उनके ख्याति का मुख्य आधार है। 24 दिसंबर सन 1822 ईस्वी को जन्मे मैथ्यू आर्नल्ड रग्बी स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर टॉमस आर्नल्ड के पुत्र थे। तो मैथ्यू आर्नल्ड के पिता का नाम क्या हो गया? डॉक्टर टॉमस आर्नल्ड। और उनके पिता जो थे हेडमास्टर थे। कहाँ के हेडमास्टर थे? तो मैथ्यू आर्नल्ड रग्बी स्कूल के, यानी उसके पिता जो मैथ्यू आर्नल्ड के पिता है रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे, जिसका नाम था टॉमस आर्नल्ड। और जो इनका जन्म हुआ है मैथ्यू आर्नल्ड का 24 दिसंबर 1822 को। उनकी शिक्षा क्रमशः लेलेहम, रग्बी तथा ऑक्सफोर्ड में हुई। सन 1857 में उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कविता के प्रोफेसर के पद पर हुई। और मैथ्यू आर्नल्ड की जो नियुक्ति होती है, यानी उनका जो नौकरी लगते हैं, तो यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कविता के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति होती है। साथ ही साहित्य आलोचना के क्षेत्र में उनका पदार्पण हुआ। इससे पूर्व उनकी रुचि काव्य सृजन की ओर अधिक रही। 1843 ईस्वी में उनकी कविता क्रॉमवेल को पुरस्कृत किया गया। और उनकी जो कविता है क्रॉमवेल, उसे कब पुरस्कृत किया गया है? तो 1843 में। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार है: द स्ट्रेंडेड रेवेलर 1849 ईस्वी, एम्पेडोलक्स ऑन एटना 1852 ईस्वी, पोएम्स बाय मैथ्यू आर्नल्ड 1853 ईस्वी, पोएम्स सेकंड सीरीज 1855 ईस्वी, मैरोप 1855 ईस्वी, न्यू पोएम्स 1857 ईस्वी। ये इनकी कविताएं हैं। इन काव्य संग्रहों में संकलित सोहराब एंड रुस्तम, स्कॉलर जिप्सी, थारिस तथा डोबर बीच जैसी प्रसिद्ध रचनाएं उनकी काव्यात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। समय के साथ उनका आलोचक रूप उनके कवि रूप पर हावी होता गया। गंभीर गद्य की ओर उनकी रुचि बढ़ती गई। 1857 के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान आलोचना पर ही केंद्रित कर दिया। एक प्रबुद्ध आलोचक के रूप में आर्नल्ड का परिचय उन 3 व्याख्यानों 1857 में, ऑन द मॉडर्न एलिमेंट इन लिटरेचर 1861 में, इसके बाद 1861 में ट्रांसलेटिंग होमर, 1867 में ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर में भी प्राप्त होता है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि जो आर्नल्ड का परिचय 3 व्याख्यान से होता है। तो 1857 में जो उनका व्याख्यान आया था ऑन द मॉडर्न एलिमेंट इन लिटरेचर, फिर 1861 में आते हैं ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, और 1867 में ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर भी प्राप्त होता है, जो बाद में आलोचनात्मक निबंधों के रूप में छपे और जिनका उनके साहित्य में अस्थायी महत्व है। मैथ्यू आर्नल्ड महान आधुनिक आलोचक हैं, क्योंकि आधुनिक अंग्रेजी आलोचना का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है। और आधुनिक जो अंग्रेजी आलोचना का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो मैथ्यू आर्नल्ड से माना जाता है। यद्यपि इनका साहित्यिक जीवन काव्य रचना से हुआ, फिर भी स्वभाव और कर्म दोनों से वह पहले आलोचक हैं और बाद में वह कवि है। यानी मैथ्यू आर्नल्ड को हम पहले क्या करेंगे, उसके स्वभाव से देखें तो वह स्वभाव और कर्म दोनों से जो है पहले आलोचक हैं और बाद में वह कवि हैं। आर्नल्ड का मत है कि साहित्य और उसकी समस्याएं जीवन की समस्याओं से अविच्छिन्न है। अतः साहित्य का मूल्यांकन जीवन के संदर्भ में होना चाहिए तथा उसे पूर्ण संस्कारिता के साथ स्थापित करना चाहिए। वस्तुतः कवि की महानता इस बात में है कि उसके साहित्य ने युग की साहित्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा किया है। मैथ्यू आर्नल्ड ने प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार संस्कृति पूर्णता का ही दूसरा नाम है और काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। उन्होंने काव्य में स्वच्छंदतावादी यानी रोमांटिक मान्यताओं का खंडन किया है। तो मैथ्यू आर्नल्ड जो है वह काव्य में किसका खंडन करते हैं? तो स्वच्छंदतावादी को, यानी रोमांटिक मान्यताओं का खंडन करते हैं और प्राचीन अभिजात्यवादी सिद्धांतों की
पुनः स्थापना पर बल दिया है। यूनान के काव्य शास्त्रियों ने अरस्तु उनके आदर्श थे और यूनान के काव्य शास्त्रियों में जो अरस्तु हैं उनके आदर्श थे और होमर के महाकाव्य तथा यूनानी नाटककारों के दुखांत नाटक उनके साहित्यिक प्रतिमान के निर्धारक थे। आर्नाल्ड एक ऐसी सीमा रेखा पर खड़े दिखाई देते हैं जो प्राचीन और नवीन तथा परंपरा और आधुनिकता की केंद्र बिंदु है। उन्होंने काव्य में सरलता, स्वाभाविकता और आधुनिकता की केंद्र बिंदु आर्नल्ड एक ऐसी सीमा रेखा पर खड़े दिखाई देते हैं जो प्राचीन और नवीन तथा परंपरा और आधुनिकता के केंद्र बिंदु है। उन्होंने काव्य में सरलता, स्वाभाविकता आदि का अभिजात गुणों का समर्थन किया है और वह जो है काव्य में सरलता का, स्वाभाविकता का आदि अभिजात गुणों का समर्थन किया है और उनका प्रयोग काव्य में नहीं आलोचना में भी किया है। काव्य संबंधी विचार क्या है आर्नाल्ड के? तो आर्नाल्ड की साहित्यिक समीक्षा उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक समीक्षा का ही अंग है। आर्नाल्ड अपने साहित्य में नैतिक और आत्मिक मूल्यों के ह्रास के प्रति चिंतित थे। वह मध्यम और निर्धन वर्ग को अराजकता से बचाकर सुसंस्कृति बनाना चाहते थे। इस कार्य के लिए वह काव्य को अत्यंत शक्तिशाली साधन मानते थे। आर्नाल्ड की दृष्टि में काव्य का स्वतंत्र उद्देश्य जहां आनंद प्रदान करता है, वहीं वह सांस्कृतिक उत्थान का माध्यम भी है। इस दृष्टि से आर्नाल्ड के विचार अरस्तु के समान है। काव्य की परिभाषा देते हुए आर्नाल्ड ने कहा है, ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर कंडीशंस फाइंड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। अर्थात काव्य जीवन की आलोचना है और यह आलोचना काव्य सत्य एवं काव्य सौंदर्य के नियमों द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में होती है। इस प्रकार आर्नाल्ड काव्य और जीवन के वास्तविक अनुभवों में गहन संबंध मानता है, किंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि जीवन के इस वास्तविक अनुभव को काव्य में कैसे व्यक्त किया जाए। आर्नाल्ड का अभिमत है कि यह कार्य अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के समान सिद्ध होता है। जीवन की आलोचना का अर्थ जीवन का ऐसा प्रस्तुतिकरण है जिसमें वस्तुओं की गहन एवं सार्वभौम महत्ता साकार हो उठती है। आलोचना क्या है? अब मैथ्यू आर्नल्ड का जो आलोचना संबंधी विचार है तो कहते हैं कि आलोचना क्या है। तो मैथ्यू आर्नल्ड ने साहित्य के मूल रूप में जीवन की आलोचना माना है। आलोचना की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है, अर्थात समीक्षा संसार में जो भी उत्तम ज्ञान है और चिंतन है उसके अधिनियम एवं प्रचार का और इस प्रकार ताज़ा और सच्चे विचारों के प्रभाव के संस्थान का निसंग प्रयास है। आलोचक का प्रधान कार्य रचनात्मक क्रियाशीलता के लिए ऐसा वातावरण निर्माण करना है जिसमें सर्वोत्तम विचारों को मानक तक पहुँचाने की क्षमता रखने वाले साहित्य का निर्माण संभव है। मैथ्यू आर्नल्ड आलोचक का निष्पक्ष होना आवश्यक मानते हैं। यह तभी संभव है जब आलोचक वस्तुओं की व्यवहारिकता से दूर रहते हुए दृढ़तापूर्वक अपने नैसर्गिक नियमों का अनुकरण करता है। बहुत से लोग अपने विचारों पर कोई गूढ़ राजनीतिक अथवा व्यवहारिक रंग चढ़ा देते हैं, लेकिन आलोचक को इससे कोई लेना देना नहीं। आलोचक का इतना कार्य है कि जो बातें संसार में सर्वोत्कृष्ट स्पष्ट रूप में प्रसिद्ध है अथवा सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है, उन्हें समझना और समझकर उनका प्रचार करना, जिससे वास्तविक और अभिनव विचारों का प्रचार हो सके। परंतु इस कार्य में निष्पक्षता और योग्यता की अपेक्षा अधिक रहती है। और आर्नल्ड कहते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड की कह रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। किससे सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? तो जो संसार में सर्वोत्कृष्ट स्पष्ट रूप में प्रसिद्ध है अथवा सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है, उन्हें समझना और समझकर उनका प्रचार करना, जिससे वास्तविक और अभिनव विचारों का प्रचार हो सके। परंतु इस कार्य में निष्पक्षता और योग्यता की अपेक्षा भी रहती है और इस कार्य के लिए जो है कवि को निष्पक्षता और योग्यता रहना चाहिए, जिसे आलोचनात्मक बातें कहा गया है। यानी आलोचना के बारे में ये सारी बातें कहा गया है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। इस प्रकार आर्नल्ड ने निष्पक्षता शब्द को अपने मन एवं विचारों के अनुरूप अर्थ दिया है तो युग सापेक्ष है। इसमें असत्य, अर्धसत्य, एकांगी जीवन के अवरोधों से तटस्थ होकर सांस्कृतिक पूर्णता को आधार मानकर किया जाने वाला मूल्यांकन है, उसे पूर्वाग्रह ही समझा जा सकता है। अब है समीक्षात्मक शक्ति की प्रमुखता। तो समीक्षात्मक शक्ति की प्रमुखता में आर्नल्ड महोदय का क्या राय है, क्या
धारणा है देखते हैं। तो आर्नोल्ड ने सार्वजनिक शक्ति की अपेक्षा समीक्षात्मक शक्ति को महत्व दिया है, जबकि वर्ड्सवर्थ ने समीक्षात्मक शक्ति को अत्यधिक निम्न कोटि का बताया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स कि वर्ड्सवर्थ जो है समीक्षात्मक शक्ति को अत्यधिक निम्न कोटि का बताया है। किसने? वर्ड्सवर्थ ने, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और आर्नल्ड जो है वह सार्वजनिक शक्ति की अपेक्षा समीक्षात्मक शक्ति को महत्व दिया है। तो ये दोनों में इतना डिफरेंट है। लेकिन क्या यह सच है कि समीक्षा वास्तव में हानिकारक और विध्वंसक होती है? क्या यह सही है कि किसी मौलिक रचना की अपेक्षा दूसरों की रचनाओं पर समीक्षा प्रस्तुत करना अधिक प्रशस्त है? यह ठीक है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जनात्मक शक्ति मनुष्य का सर्वोत्तक व्यापार है, क्योंकि इसमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन यह कथन भी ठीक नहीं कि समीक्षा जनात्मक शक्ति का कार्य नहीं है। मैथ्यू आर्नल्ड साहित्य की सृष्टि के लिए दो प्रकार की शक्तियों को स्वीकार करते हैं। तो मैथ्यू आर्नल्ड कितने प्रकार की शक्तियों को स्वीकार करते हैं साहित्य सृष्टि के लिए? तो दो प्रकार का, याद रखना है, दो प्रकार की शक्तियों का। एक मानव की शक्ति जिसे सृजनात्मक शक्ति कहते हैं, तो दूसरी समय या क्षण की शक्ति। एक हो गया सृजनात्मक शक्ति और एक हो गया क्षण की शक्ति। इसके अभाव में मनुष्य की शक्ति अपर्यायी रहती है। समीक्षात्मक शक्ति की सहायता से ही कला, दर्शन और इतिहास आदि के द्वारा किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कला का उद्देश्य, तो मैथ्यू आर्नल्ड कला का उद्देश्य बताते हैं कि कला को आनंद के चरणों में समर्पित मानता है। उनके अनुसार वास्तविक कला वही है जो परम आनंद की सृष्टि करे। तो मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार जो है कला आनंद के चरणों में समर्पित होता है और वास्तविक कला वही है जो परम आनंद की सृष्टि करे। अतः मानव को कैसे सुखी बनाया जाए, इससे गंभीरता कोई समस्या नहीं है। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यह किसका कथन है? तो मैथिली शरण गुप्त का कथन है। इसलिए आर्नल्ड के अनुसार त्रासदी में जिसका उद्देश्य आनंद की सृष्टि करना है, पात्रों को निरंतर कष्ट सहन करते हुए ही नहीं दिखाना चाहिए, अपितु उन्हें आपत्ति का प्रतिरोध करते हुए तथा संघर्ष में संलग्न भी दिखाना चाहिए। यदि वेदना की कार्य में परिणति नहीं होगी तो उससे अब पैदा करने वाली विकट स्थिति उत्पन्न होगी जो काव्य के लिए उचित नहीं है। इस दृष्टि से मैथ्यू आर्नल्ड सीलर के विचारों के ऋणी है। अब है सीलर के विचारों के ऋणी है कौन? तो मैथ्यू आर्नल्ड। आपको याद रखना कि मैथ्यू आर्नल्ड जो कवि है वह किसके विचारों के ऋणी है? तो सीलर के विचारों के ऋणी है। काव्य में विषय और उनके चयन का महत्व किस आधार पर करना चाहिए? तो मैथ्यू आर्नल्ड की मान्यता है कि कवि को ऐसे उत्कृष्ट विषय का चयन करना चाहिए जो स्वयं में रमणीय हो, जिससे प्रस्तुतिकरण में मानवीय अस्थायी भावों का सशक्त विमर्श करके पाठकों को प्रेरणा दी जा सके, क्योंकि समस्त महत्व कार्य उसे चयन एवं निर्माण का है। प्रश्न उठता है कि काव्य के शाश्वत विषय क्या है? आर्नल्ड का मत है कि मानव का कार्य व्यापार, उनका कथन है कि सब कुछ विषय पर निर्भर है। उपयुक्त कार्य चुन लो, उसकी स्थितियों के मूल में निहित भावना से तादात्म्य स्थापित कर लो। यदि वह हो गया तो अन्य प्रत्येक बात अपने आप हो जाएगी। यह मैथ्यू आर्नल्ड का कथन है। प्रश्न उठता है कि जब ड्राइडन ने इससे 100 वर्ष पूर्व कथानक के महत्व का निषेध कर चरित्र और शैली के महत्व की स्थापना की, तो आर्नल्ड कथानक को क्यों अतिशय महत्व देते हैं? उत्तर स्वरूप कहा जा सकता है कि आर्नल्ड की दृष्टि मात्र काव्य तक सीमित न होकर समकालीन समस्याओं के समाधान के विचार पर आधारित है। इस दिशाहीनता तनाव संघर्ष की अवस्था में कवि मानव मूल्यों के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि जो सामाजिक सुधार कविता द्वारा संभव है वह प्रगीत द्वारा नहीं। उसके लिए कार्य व्यापार को अपरिहार्य के रूप में महत्व देना पड़ेगा। मैथ्यू आर्नल्ड कार्य व्यापार द्वारा मानव स्वभाव के शाश्वत भावों और अनुभूतियों के उद्बोधन की घोषणा करते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के निकट है। आचार्य शुक्ल भी कविता क्या है निबंध में मूल रूप से मूल व्यापार की प्रतिष्ठा करते हैं। अंतर केवल इतना है कि जहां आर्नल्ड प्राचीन काव्य परंपरा के महत्व पर बल देते हैं, वहां आचार्य शुक्ल समकालीन कार्य व्यापारों पर उतना ही बल देकर संतुलन उपस्थित करते हैं। अब समस्या यह है कि काव्य का यह विषय किस युग से चुना जाए।
आर्नाल्ड का मत है कि कवि मानव की मूल अनुभूतियों को छू सकने वाली वस्तु का चयन कहीं से भी एवं किसी भी युग से कर सकता है, किंतु इसके लिए वर्तमान की अपेक्षा अतीत अत्यधिक उपयुक्त है। वस्तुतः आर्नाल्ड यह मानते हैं कि समकालीन जीवन से श्रेष्ठ कार्य व्यापार की उपलब्धि संभव नहीं है। उनकी मान्यता है कि समकालीन विघटन और अराजकता भरे युग से उत्कृष्ट कार्य व्यापार प्राप्ति संभव नहीं है, अपितु आर्नाल्ड के उपरांत काव्य कला और साहित्य का जो विकास हुआ है वह इस बात का प्रमाण है कि समकालीन जीवन से विषय ग्रहण करके उत्कृष्ट काव्य का निर्माण संभव है। नाटक के क्षेत्र में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उपन्यास से जोला तथा कविता के विकास में आर्नाल्ड के इस मत को असत्य सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि नाटक के क्षेत्र में जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है उसके उपन्यास से बोला तथा कविता के विकास में आर्नाल्ड की इस मत को असत्य सिद्ध कर दिया है। अब है काव्य में नैतिकता। तो काव्य में नैतिकता क्या है? तो मैथ्यू आर्नाल्ड के उद्देश्य में मानवतावादी है। वे काल को मानव जीवन के उत्थान का एक साधन मानते हैं। यह उत्थान काव्य में नीति तत्व के समावेश से भी संभव है। काव्य की संपूर्ण विशेषताओं के मध्य नीति तत्व पाठकों का आनंद का आस्वादन कराने के साथ ही नैतिक उत्थान का संदेश भी दे सके। अब निष्कर्ष क्या है मैथ्यू आर्नाल्ड का? तो मैथ्यू आर्नाल्ड निष्कर्ष में बताते हैं कि मैथ्यू आर्नाल्ड का समग्र चिंतन और आलोचना संबंधी विचार जीवन में एकांगिकता के स्थान पर पूर्णता एवं संतुलन को स्थापित करने में संलग्न है। इस प्रवृत्ति से उनके चिंतन में दुर्बलता भी प्रविष्टि हुई है, जैसे सर्जना को द्वितीय श्रेणी का साहित्य मानना, समकालीन जीवन की अपेक्षा प्राचीन काव्यों के काव्य सृजन का आधार मानना आदि। इतना होने पर भी आर्नाल्ड का महत्व असंदिग्ध है। मैथ्यू आर्नाल्ड का प्रभाव काफ़ी समय तक पाश्चात्य आलोचना जगत पर छाया रहा। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक सवाल नोट कीजिएगा कि मैथ्यू आर्नाल्ड का जो है प्रभाव काफ़ी समय तक किस आलोचना जगत पर छाया रहा? तो पाश्चात्य आलोचना जगत पर छाया रहा। जैसे ड्राइडन के समय में अरस्तु को प्रमाण माना जाता था, और जैसे जो ड्राइडन के समय पे है किसको प्रमाण माना जाता है? अरस्तु को। वैसे ही 19वीं सदी में आर्नाल्ड को माना जाता है, और वैसा ही प्रमाण अरस्तु के समान 19वीं सदी में मैथ्यू आर्नाल्ड को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैथ्यू आर्नाल्ड संबंध इतना ही थ्योरी क्लास था जो आज के वीडियो में मैंने पूरा किया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा।